हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास फ्रांसीसी क्रांति के पार्ट 4 में हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। क्रांति के दौरान हम देखते हैं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 1792 में जब नेशनल असेंबली ने प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करी थी, तो उस समय भी हमने देखा सारे पुरुष तो युद्ध करने के लिए बाहर निकल गए थे, चले गए थे। तो इस दौरान घर परिवार की, बाहर की सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। तीसरे स्टेट के अधिकांश महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करना, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी। और जो संपन्न घरों की महिलाएं थी वह पढ़ती लिखती भी थी। इस तरह से महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के बहुत सारे नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब उस समय अस्तित्व में थे और उसमें भी जो सबसे प्रसिद्ध क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, उनकी एक प्रमुख मांग यह भी थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। परंतु महिलाओं को इस बात से निराशा हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। उन्होंने क्रांति में इसीलिए भाग लिया था कि अगर क्रांति सफल हुई उसके बाद हो सकता उन्हें कुछ अधिकार मिले, कुछ राजनीतिक अधिकार मिले। राजनीतिक अधिकार की बात तो दूर, उन्हें मत देने का अधिकार भी नहीं दिया गया। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। हमने देखा कि क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून तो बनाए थे, जैसे सरकारी विद्यालयों की स्थापना की, लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी थी। अब वह अपनी मर्जी से विवाह कर सकते थे, पिता उन्हें विवाह करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, मजबूर नहीं कर सकते थे। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी, बिजनेस वे कर सकती थी। फिर भी हम देखते हैं उस दौरान भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। आतंक के राज के दौरान सरकार ने महिलाओं के क्लब ही बंद कर दिए। उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां थी, जो वह थोड़े बहुत राजनीतिक गतिविधियों में लगी हुई थी, उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया। कई महिलाओं को गिरफ्तार कर दिया गया। और इनमें भी हम देखते हैं ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रखा गया था। इसीलिए उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। ओलंप दे गूज पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो हम देखते हैं जैकोबिन सरकार के समय भी अगर कोई महिला राजनीति में अपने हक की बात करती थी तो उससे भी बख्शा नहीं जाता था, उस पर भी मुकदमा चलाकर फांसी दी जाती थी। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में अनेक देशों में चलता रहा और अंत में सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। अब हम देखते हैं बच्चों कि दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। फ्रांस के जो उपनिवेश देश थे वहां कॉफी, तंबाकू, नील आदि की महत्वपूर्ण खेती होती थी और यूरोप से इतनी दूर जाने के लिए यूरोपियन इच्छा नहीं रखते थे। तो बगानों में जो सस्ता श्रम चाहिए था, काम करने के लिए जो लोग चाहिए थे, उसके लिए यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार प्रथा शुरू हुई। अफ्रीका और एशिया के दूर देशों से, वहां के स्थानीय सरदारों से ये लोग दास खरीदते थे। फिर दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार बहुत दूर ले जाया जाता था। दागना मतलब उनपे एक तरह से मोहर लगा दी जाती थी और कई लंबी समुद्री यात्रा करनी पड़ती थी उन्हें। फिर उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था और दासों के बलबूते पर ही
यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। 18वीं सदी में हम देखते हैं कि फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में बहुत लंबी बहस भी हुई, परंतु दास व्यवहार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। अंत में सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। ये कानून भी कुछ थोड़ी अवधि के लिए ही रहा। 10 वर्ष के बाद फिर से नेपोलियन ने दास प्रथा को शुरू कर दिया और फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का जो खात्मा हुआ वह 1848 में हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन। अब हम देखते हैं कि क्रांति और रोजाना की जिंदगी। फ्रांस की क्रांति से लोगों की रोजाना की जिंदगी में क्या परिवर्तन हुए, तो हम देखते हैं कि इससे पहले राजतंत्र था। क्रांति के दौरान ही राजा को हटाया गया और जब राजा थे तो तब जनता को अभिव्यक्ति की कोई भी स्वतंत्रता नहीं दी गई। उसी दौरान सेंसरशिप हटा दिया गया। सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग बोल सकते थे, अखबार छाप सकते थे, पत्रिका छाप सकते थे, लेख लिख सकते थे, है ना। तो इस तरह की कई सारी चीजें भी, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार हमें फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप मिले। जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानूनी बराबरी का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सभी फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है जो आज हमारे पास है। अब हम देखते हैं 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, क्योंकि डायरेक्टरी के शासन के दौरान डायरेक्टरों और विधान परिषदों का हमेशा आपस में झगड़ा होता रहता था, जिससे राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी और इसका फायदा सैनिक तानाशाह नेपोलियन ने उठाया। यहीं से नेपोलियन का उदय होता है। नेपोलियन बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। बहुत कम उम्र में सैनिक शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। फिर वह सेना के में भर्ती हुआ और यहीं से वह बहुत नीचे से बहुत ऊंचे पद पर पहुंचा। उसने यूरोप में पुराने राजवंशों को हटाकर नए साम्राज्य की बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने कई सारे सुधार भी करे, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से हम जानते हैं, जिसमें नापतोल की एक समान पद्धति, उस समय यूरोप में सारे अलग अलग पद्धति थी नापतोल की, निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून बनाया, सामंतवादी व्यवस्था को खत्म किया। कई सारे ऐसे काम किए थे नेपोलियन ने, जिससे जनता को उम्मीद हो गई थी कि ये हमें स्वतंत्रता दिलाएंगे पुराने राजतंत्रों से। परंतु उसकी सेनाओं को बहुत ही जल्दी हमलावर के रूप में माने जाने लगा, क्योंकि वह काफी सारे देशों में हस्तक्षेप करने लग गया था और अंत में ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रसा, कई सारे देशों ने 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसे हरा दिया और इस तरह से नेपोलियन का अंत हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं 19वीं और 20वीं सदी में फ्रांस की क्रांति ने जो विरासत दी है पूरे विश्व को, वह स्वतंत्रता, जनवादी अधिकार मिले उसी से। अन्य देशों को भी फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली। निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ, सामंतवादी व्यवस्था खत्म हुई, दासों से मुक्ति मिली, महिलाओं को मताधिकार, ऐसे कई सारी चीजें हमें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब फ्रांसीसी क्रांति की देन। और उसमें भी सबसे बड़ी देन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार, ये पूरे विश्व को फ्रांसीसी क्रांति से मिला। और हमारे भारत में भी राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, उसमें एक प्रमुख कारण फ्रांसीसी क्रांति थी, उसी से प्रेरणा मिली। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे। इस तरह से बच्चों, ये पाठ यहीं पे खत्म होता है। जल्द ही हम अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।